सबसे पहले आप सबको मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए अब चलते हैं अपने नए टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है यूनेस्को, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और ये भी जानेंगे कि 2021 में भारत के कितने स्थलों को विरासत सूची में शामिल किया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये यूनेस्को का लोगो है। सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो दिख रहा है पिक्चर में, ठीक है, वो घर बन करके वो क्या है, यूनेस्को का लोगो है। ये क्या है, यूनेस्को का लोगो है। अब जानते हैं कि यूनेस्को का जो होता है फुल फॉर्म क्या होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, दिख रहा होगा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। एग्ज़ाम में अक्सर इसके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। एग्जामर क्या करता है कि बच्चे की हर गलती को पकड़ने के लिए कुछ क्या करता है, गलतियाँ देता है इसमें, क्योंकि ये सारे ऑप्शन में यही देखने को मिलेगा। देखिए ज़्यादा एयर बच्चे करते हैं इसमें। नेशन, नेशन लिखा है, नेशंस को नेशनल कर देगा या फिर नेशनल कर देगा सिर्फ, तो इसमें सिर्फ चेंज थोड़ा सा दिखेगा, तो इस चीज़ को ध्यान देंगे। एजुकेशनल देखेंगे यहाँ पे, इसको याद रखेंगे, एजुकेशनल है ना कि एजुकेशन। तो इसमें थोड़ा बहुत एरर दिखेगा, बाकी सारे ऑप्शन सेम दिखेंगे। तो इसलिए हम एग्जाम में गलती न कर पाए, इसलिए यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस है। क्या है, यूनाइटेड नेशंस, और ये क्या है, एजुकेशनल, या क्या है, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इसके हिंदी क्या होती है। इसकी हिंदी क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी हिंदी क्या होती है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, अब आगे चलते कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शांति और सुरक्षा का स्थापना करना। इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा, संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से सुरक्षा एवं शांति स्थापना करना है। ठीक है, अब इसके पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना के बारे में। तो इसकी स्थापना के लिए दो डेट हम याद रखेंगे। इसकी स्थापना के बारे में हम दो डेट को याद रखेंगे। एक है 16 नवंबर 1945, एक है 4 नवंबर 1946, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों की याद रखेंगे। एग्जाम व्यू में हम ऑप्शन वाइज इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये 16 नवंबर 1945 जो डेट है, ये क्या होता है, संविधान, क्या होता है, यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था। ये जो डेट है 16 नवंबर 1945, ये यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसका स्थापना कहाँ हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में हुआ था। कहाँ हुआ था, यूके लंदन, यूके लंदन, इसका स्थापना हुआ था यूके लंदन में, यूके लंदन में। ठीक है, और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था 4 नवंबर 1946 को। पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, 4 नवंबर 1946 को, और संविधान में लागू किया गया था 16 नवंबर 1945 को। तो दोनों ही डेट याद रखेंगे, ऑप्शन की व्यू से इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब इसके आगे जानते हैं मुख्यालय के बारे में। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में। अब चलते हैं कि स्थापना के समय कुल सदस्य देश कितने थे। स्थापना के समय कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो 37 थी। कितनी थी, 37। स्थापना के समय कुल देशों की संख्या कितनी थी, 37। स्थापना के समय कुल देशों की संख्या कितनी थी, 37। ठीक है, तो इसमें से अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत इसका सदस्य था कि नहीं था। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत इसका सदस्य था कि नहीं था। तो भारत इसका सदस्य था। तो अब आगे क्वेश्चन बनता है कि भारत सदस्य था, तो ये कब सदस्य बना, तो 1946 में। भारत यूनेस्को का सदस्य बना 1946 में। भारत यूनेस्को का सदस्य बना 1946 से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके प्रथम प्रथम इसके प्रथम महानिदेशक कौन है, तो इसके प्रथम महानिदेशक है जूलियन हक्सले। इसके प्रथम निदेशक कौन है, तो जूलियन हक्सले। इसके प्रथम महानिदेशक कौन है, तो जूलियन हक्सले, जो कहाँ के हैं, ये आपको हैं ग्रेट ब्रिटेन के। कहाँ के हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन के। कहाँ के हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं। ये कहाँ के हैं, ग्रेट ब्रिटेन
ब्रिटेन, ये कहाँ के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के। ठीक है, अब आगे चलते कि अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, ये वर्तमान में महानिदेशक कौन है, अभी जो यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो आंद्रे अजोले, कौन है, तो आंद्रे अजोले। अभी वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है, तो आंद्रे अजोले, जो कि ये है कहाँ के, तो फ्रांस, ये कहाँ के हैं, फ्रांस के, ये है फ्रांस के, ये है फ्रांस के। अब आगे चलते हैं कि कुल सदस्य देश कितने हैं, स्थापना के समय अब टोटल पूछा है, टोटल इसके जो सदस्य हैं वो कितने हैं, इसके टोटल जो सदस्य है वो कितने, टोटल यानी कुल सदस्य देश कितने हैं, तो कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193, कितनी है, 193। कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193। कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 193। और इसमें से क्या है, 11 क्या है, सहयोगी, और क्या है, 11 क्या है, सहयोगी देश है। इसमें क्या है, 11 सहयोगी देश है, 11 क्या है, सहयोगी देश है। इसमें क्या है, 11 सहयोगी देश है, और दो, और कितने, दो, दो क्या है, पर्यवेक्षक हैं, दो क्या है, पर्यवेक्षक, क्या है, दो पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं, दो पर्यवेक्षक सदस्य देश है, दो पर्यवेक्षक सदस्य देश है। तो पर्यवेक्षक सदस्य देश क्या होता है, पर्यवेक्षक सदस्य देश मतलब पर्यवेक्षक किसको बोलते हैं, तो पर्यवेक्षक हम बोल सकते हैं जो सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर होता है ना, सुपरवाइजर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षक के रूप में बोलते हैं। यानी पर्यवेक्षक को समझने के लिए हम सुपरवाइजर से कंपेयर करेंगे, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर होते हैं जैसे। ठीक है, एक बात और मैं आपको ऊपर में बता दूं, यहाँ पे ये जो कि यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को क्या है, एक प्रमुख संस्था है, यूनेस्को क्या है, एक प्रमुख संस्था है, यूनेस्को एक प्रमुख संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक है, जो एक संयुक्त राष्ट्र का एक घटक भी है। यूनेस्को क्या है, एक प्रमुख संस्था है और संयुक्त राष्ट्र का एक घटक भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बल्कि यूनेस्को के द्वारा 40 अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिए गए हैं, यूनेस्को के द्वारा कितने अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिए गए, 40 अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिए गए हैं। जैसे कि हम आगे देखते हैं, जैसे कि महिला दिवस कौन सा था, विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है, ये सब अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिए गए हैं यूनेस्को के द्वारा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था, 3 मई। ये सब एग्जाम्पल में बता रहा आपको, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई। और विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। शिक्षक दिवस नहीं, याद रखेंगे, शिक्षक दिवस नहीं, शिक्षक दिवस जो मनाते हैं ये सिर्फ शिक्षक दिवस, वो सिर्फ मनाते हैं हम लोग 5 सितंबर को, शिक्षक दिवस मनाते हैं सिर्फ 5 सितंबर को। ठीक है, ये है विश्व शिक्षक दिवस। तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। अब आते हैं कि यूनेस्को के द्वारा 4 सूचियाँ हैं, यूनेस्को की कितनी सूचियाँ हैं, 4 सूचियाँ हैं, यानी यूनेस्को की 4 सूचियाँ हैं, यानी कि यूनेस्को की सूचियों में 4 चीज़ें दिया गया है, यूनेस्को की सूची में 4 चीज़ों को दिया गया है। तो कौन कौन सा है, तो पहला है विश्व धरोहर, पहला कौन सा है, तो विश्व धरोहर, और दूसरा है अमूर्त धरोहर, दूसरा है अमूर्त धरोहर, तीसरा है क्रिएटिव नेटवर्क सिटी, तीसरा क्या है, क्रिएटिव नेटवर्क सिटी, और चौथा है मैप प्रोग्राम, यानी कि MEB प्रोग्राम, चौथा है मैप प्रोग्राम। यहाँ पे जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, MEB का फुल फॉर्म क्या होगा, तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। MEB का इसका फुल फॉर्म क्या होगा, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है कि ये जो इसका गठन हुआ है, ठीक है, इसमें भारत शामिल है कि नहीं शामिल है, तो इसमें इंडिया, IND, ठीक है, ये हमारा क्या है, शामिल है, इंडिया शामिल है। तो ये कब शामिल हुआ, तो 2000, वर्ष 2000 में इसे शामिल किया गया था, इसमें भारत को 2000 में शामिल किया गया था, वर्ष 2000 में इसे शामिल किया गया। अब आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं कि ये जो हम यहाँ पे सूचियाँ पढ़े, कितनी, 4 सूचियों के बारे में पढ़े, यहाँ पे 4 सूचियाँ पढ़े, और 4 सूचियों में से जो पहला है विश्व धरोहर, कौन सा है, विश्व धरोहर। तो विश्व धरोहर के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ से विश्व धरोहर।
तो विश्व धरोहर जो है, विश्व धरोहर की 3 श्रेणियाँ, विश्व धरोहर की 3 श्रेणियाँ हैं। कितनी श्रेणियाँ हैं? 3। विश्व धरोहर में 3 श्रेणियाँ हैं। कितनी है? 3। पहला क्या है? सांस्कृतिक श्रेणी। पहला कौन है? सांस्कृतिक श्रेणी। दूसरा है प्राकृतिक श्रेणी, दूसरा है प्राकृतिक श्रेणी और तीसरा है मिश्रित श्रेणी। तीसरा क्या है? मिश्रित श्रेणी। पहला सांस्कृतिक श्रेणी, दूसरा प्राकृतिक श्रेणी और तीसरा मिश्रित श्रेणी। इसे याद रखेंगे। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से भारत का श्लोक शामिल किया गया और अब तक इनकी संख्या कितनी है। प्राकृतिक के बारे में पढ़ेंगे और मिश्रित के भी बारे में पढ़ेंगे और इन सबको मिला के कितनी श्रेणियों को भारत के विश्व धरोहर में शामिल किया गया। तो इसके लिए हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे, कोई नेक्स्ट वीडियो में नहीं, इसी वीडियो के आगे पढ़ेंगे। अब है क्वेश्चन यहाँ पे कि यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, बताना है कि यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन सा है। तो इसको मैं कमेंट में बताऊंगा, इसको मैं आंसर कमेंट में बताऊंगा। मेरे आंसर बताने से पहले, यानी कि मेरे जवाब देने से पहले आपको इसका जवाब कमेंट में बताना है, नहीं तो फिर मैं इसका आंसर दूंगा कमेंट में। मेरे कमेंट करने से पहले आप इसका आंसर कमेंट में दें। आगे है यूनेस्को में भारत के पहले किन स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। क्वेश्चन अच्छा है ये। बोला कि यूनेस्को में भारत के पहले, ये दोनों ही क्वेश्चन बेस्ट है। बोला कि यूनेस्को में भारत के पहले किस स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो आइए देखते हैं। तो पहला किसे शामिल किया गया था? आगरा को। किसे? आगरा का किला। आगरा का किला पहले शामिल किया गया था, आगरा का किला। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? आगरा का किला कहाँ पड़ेगा? तो आगरा का किला तो आगरा में ही है। आगरा का किला आगरा में ही है। आगरा कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है आगरा? यूपी में। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा? आगरा का किला को शामिल किया गया था जो आगरा में ही है। आगरा कहाँ पड़ता है? किस स्टेट में? तो यूपी में। अब आते हैं ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल कहाँ पड़ता है? तो आगरा में ही और भी यूपी में ही पड़ेगा। अब अजंता की गुफाएं पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। और एलोरा की गुफाएं इन सबको साथ में इसलिए बता रहे क्योंकि इन सबको एक ही वर्ष में शामिल किया गया था, एक ही वर्ष में। तो किस वर्ष में शामिल किया था इसका? तो 1983। कब? 1983। ठीक है, भारत के पहले विश्व धरोहर सूची में शामिल करने वाले नाम क्या है? तो आगरा का किला, ताजमहल, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं। ठीक है, और इन्हें किस वर्ष में शामिल किया था? तो 1983 में शामिल किया गया था। अब हम आगे इससे होने वाले करंट क्वेश्चंस को देखेंगे। अब यूनेस्को से होने वाले करंट क्वेश्चन को हम आगे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। 2020 में यूनेस्को की बैठक होने वाली थी जो नहीं हुई। तो नहीं होने का कारण क्या था? कोविड यानी कोरोना की वजह से यह बैठक को नहीं किया जा सका। तो इसकी बैठक संयुक्त रूप से मतलब दोनों 2020 और 2021 दोनों वर्षों के नामांकन की विचार ऑनलाइन बैठक में संपन्न हुई। तो 2020 का बैठक जो होगा कोरोना की वजह से नहीं हो पाया, तो इसे अगले वर्ष यानी 20 और 21 दोनों ही वर्षों का बैठक ऑनलाइन संपन्न हुआ। ये बैठक कब हुआ? तो जुलाई कब हुआ? जुलाई कब हुआ? जुलाई 2021 में हुआ। और इस बैठक की मेज़बानी किस देश ने की? तो चीन ने की। इस बैठक की मेज़बानी चीन ने की। किसने की? इस समिति की बैठक की मेज़बानी चीन ने की। दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए, यूनेस्को की जो 20 और 21 की बैठक ऑनलाइन संपन्न हुई उसकी मेज़बानी चीन ने की। क्योंकि
जुलाई 2021 में भारत के 2 स्थलों को विरासत सूची में शामिल किया गया। मतलब जुलाई 2021 में भारत के 2 स्थलों को विरासत सूची में शामिल किया गया, जिनके नाम कितने? 2 स्थलों को शामिल किया गया। पहला है काकतीय रामेश्वर मंदिर। पहला क्या है? काकतीय रामेश्वर मंदिर। और दूसरा है धौलावीर। दूसरा क्या है? धौलावीर। पहला क्या है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और पहला है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और दूसरा है धौलावीर। इसका इमेज आपके सामने दिख रहा है, दोनों का ही फोटो ये दिख रहा है। ये इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे नीचे में। दोनों आप पिक्चर देख सकते हैं। ये भारतीय स्थल है जो इस वर्ष 2021 वर्ष में दोनों को शामिल किया गया यूनेस्को के विरासत सूची में। पहला है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और दूसरा है धौलावीर। अब आगे देखते हैं। आगे है कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। अभी हम पढ़ेंगे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के बारे में। अभी पढ़ेंगे हम काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के बारे में। ठीक है, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ है? तो वारंगल। कहाँ है? तो वारंगल तेलंगाना में स्थित है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो वारंगल तेलंगाना में स्थित है। कहाँ? तो वारंगल तेलंगाना में स्थित है। इससे इससे हम रंपा मंदिर के नाम से जानते हैं, यानी कि इसका सेकेंड यानी कि दूसरा नेम भी है। यानी इसके दूसरा नेम क्या है? तो रंपा मंदिर के नाम से जानते हैं। यानी कि क्वेश्चन बन जाएगा कि रामेश्वर मंदिर को और किस नाम से जानते हैं? तो रंपा मंदिर के नाम से जानते हैं। इस मंदिर में भगवान शिव को समर्पित है। कौन सा मंदिर? तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। और इसका दूसरा नाम है रंपा मंदिर, जिसमें भगवान शिव को समर्पित रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा की जाती है। कौन सी स्वामी की? तो रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा की जाती है। और हमने अभी बताया 3 श्रेणी बताया, धरोहर को 3 श्रेणी बताया कि विश्व धरोहर को 3 श्रेणी बताया। यहाँ पे 3 श्रेणियाँ बताया। एक सांस्कृतिक है, एक प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। इनमें से उन जो 2 स्थलों को शामिल किया गया तो वो किस सूचिया में है, किस श्रेणी में है? तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो है उसके सांस्कृतिक श्रेणियों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कौन सा से काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया? किस श्रेणी में? तो सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो सांस्कृतिक श्रेणी में। और किस वर्ष शामिल किया गया? तो वर्ष 2021 में शामिल किया गया। और ये तेलंगाना का पहला ही ऐसा स्थल है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। भारत के तेलंगाना का ये पहला ही स्थल है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान देंगे। अब आते हैं हम धौलावीर। कहते हैं धौलावीर। तो धौलावीर कहाँ स्थित है? धौलावीर गुजरात के कच्छ जिले के रण में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले के रण में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिले के रण में स्थित है। ठीक है, ये क्या? ये हड़प्पा का सबसे बड़े और सबसे पुरातत्विक में से एक है, यानी कि सबसे पुराना स्थलों में से एक है। हड़प्पा सबसे बड़े और सबसे पुराने स्थलों में से क्या है? एक है। यह गुजरात का चौथा ऐसा स्थल है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके पहले 3 स्थलों को शामिल कर लिया गया है। ये चौथा है। ये कौन सा है? तो ये चौथा स्थल है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जो कि गुजरात के कच्छ जिले के रण में स्थित है। ठीक है, तो गुजरात का कौन सा स्थल को शामिल किया गया? तो धौलावीर को। ठीक है, अब आगे इससे क्वेश्चन बन सकता है कि आगे पूछा जाएगा कि जो गुजरात के जो चौथा स्थल है वो कौन है? धौलावीर। और इसके पहले जो है 3, तो उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? चंपानेर पार्क। पहला कौन है? चंपानेर पार्क। कौन है? चंपानेर पार्क, जो कि पावगढ़ के निकट है। वो कहाँ है? पावगढ़ के निकट गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात के 4 स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। जो पहला है चंपानेर पार्क, जो पावगढ़ में स्थित है, पावगढ़ के निकट स्थित है। इसे किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसे 2004 में शामिल किया गया। इसे कब शामिल किया गया?
तो 2004 में शामिल किया गया। और दूसरा आता है रानी की वाव, जो कि पाटन, कहाँ स्थित है, गुजरात के पाटन में, और इसे किस वर्ष से शामिल किया गया, इसे 2014 में शामिल किया गया। ये वर्ष 2014 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, 2014 में। और रानी की वाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं द क्यून्स। क्या बोलते हैं, द क्यून्स, द क्यून्स, QUEENS, क्यून्स, द क्यून्स स्टेप वेल। क्या बोलते हैं, स्टेप वेल, स्टेप वेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रानी की वाव को द क्यून्स स्टेप वेल बोलते हैं। और तीसरा है, ठीक, और तीसरा क्या है, अहमदाबाद सिटी। तीसरा क्या है, अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद सिटी, जो कि गुजरात में है। और इसे 2017, ये वर्ष 2017 में इसे शामिल किया गया है, इसे वर्ष 2017 में शामिल किया गया है। यानी कि गुजरात के 4 स्थलों को शामिल किया गया। पहला कौन सा है, द चंपानेर पार्क, जो कि पावगढ़ के निकट स्थित है, जिसे वर्ष 2004 में शामिल किया गया है। और सेकेंड आता है रानी की वाव, जो पाटन में है, और इसे वर्ष 2014 में शामिल किया गया है। रानी की वाव को इंग्लिश में बोलते हैं दी क्यून्स स्टेप वेल बोलते हैं। और तीसरा है अहमदाबाद सिटी, अहमदाबाद सिटी, इसे वर्ष 2017 में शामिल किया गया है। और चौथा हो गया, अब चौथा हो गया कौन सा, तो धौलावीर। चौथा कौन सा हो गया, धौलावीर, गुजरात का चौथा स्थल जो है धौलावीर, जो गुजरात के कच्छ जिले के रण में स्थित है, ठीक है। और ये हड़प्पा का सबसे बड़े और पुराने स्थलों में से एक है, ठीक है। और ये जो तेलंगाना का है, जो पहला ही ऐसा स्थल है जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो वारंगल तेलंगाना में स्थित है। ये सेराम्पा नदी के नाम से भी जानते हैं, ये सांस्कृतिक श्रेणी में आता है। और यहाँ पे एक चीज़ भूल रहा है, ये जो है धौलावीर भी जो है वो भी सांस्कृतिक श्रेणी में आता है। धौलावीर भी क्या होता है, धौलावीर जो है वो भी सांस्कृतिक श्रेणी में ही है, ठीक है, ध्यान देंगे। ये धौलावीर जो है, ये धौलावीर भी क्या होता है, सांस्कृतिक श्रेणी में ही है, सांस्कृतिक श्रेणी। धौलावीर भी किस श्रेणी में आता है, सांस्कृतिक श्रेणी में, ठीक, दोनों ही सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं कि अब यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी है। क्या पूछा है, विरासत सूची में भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी है, तो 40। कितनी है, 40। भारतीय विरासत सूची में शामिल स्थलों की संख्या कितनी है, 40। पहले कितना था, 38, अब 2 बढ़ गया है, कौन सा, तो टोटल विरासत सूची में, विश्व के विरासत सूची में भारतीय, कौन से, तो भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी है, 40। कितनी है, 40। पहले कितने थे, तो पहले 38 थे। अब दो स्थलों को शामिल किया गया, जिसका नाम ऊपर बताया, काकतीय रामेश्वर मंदिर, और धौलावीर को शामिल किया गया, जिसकी अब उसकी संख्या कितनी होगी, 40। अब आते तीनों श्रेणियों में, देखते हैं कितने कितने स्थलों को शामिल किया गया। तो सांस्कृतिक श्रेणी में 32 स्थलों को शामिल किया गया, सांस्कृतिक श्रेणी में 32 स्थलों को शामिल किया गया। और प्राकृतिक में 7, और मिश्रित में 1 है। बता दें कि सांस्कृतिक श्रेणी होता है जो मतलब मानव द्वारा बनाया गया या हुआ था, उसको हम सांस्कृतिक श्रेणी बोलते हैं। और प्राकृतिक श्रेणी जो नेचुरली होता है। और मिश्रित में जिसका कुछ अनुभव नहीं होता है, उसको हम मिश्रित श्रेणी बोलते हैं। तो सांस्कृतिक श्रेणी में 32 स्थलों को शामिल किया गया है। भारत की बात कर रहे हैं हम, भारत के सांस्कृतिक श्रेणियों की संख्या 32, और प्राकृतिक श्रेणियों में 7, और मिश्रित में 1 है, जो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 40। कुल 40 स्थलों को शामिल किया गया। यानी कि जुलाई 2021 में विरासत स्थलों की सूची में, विश्व विरासत सूची में भारत के 40 स्थलों को शामिल किया गया है। मिश्रित में एक देख लेते हैं कि मिश्रित में एक ही स्थल है, एक ही स्थल कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए मिश्रित में एक स्थल है, कौन सा है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि सिक्किम में है, जो कि कहाँ है, सिक्किम में है, जो इसे वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। इसे विरासत सूची में वर्ष 2016 में शामिल किया गया था। अब आते आगे, अब यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, यहाँ भारत नहीं दिया, बोला कुल स्थलों की संख्या, यानी कि पूरा संख्या पूछ रहा है।
न कि भारत का। तो कुल स्थलों की संख्या कितनी है? तो 1154। कुल स्थलों की संख्या कितना है? 1154। अब इसमें देखते हैं कौन से श्रेणी में कितने श्लोक रखा गया था। सांस्कृतिक श्रेणी में 897, सांस्कृतिक श्रेणी में 897 और प्राकृतिक श्रेणी में 218, प्राकृतिक श्रेणी में 218 और मिश्रित श्रेणी में 39। ठीक है, इन सभी श्रेणियों को मिला के कुल श्लोक की संख्या कितनी होगी? तो 1154। ये भारत की नहीं बात हो रही, पूरे विश्व की बात हो रही है। कितनी संख्या होगी? पूरे 1154। अब आगे पूछा कि विभिन्न 167 देशों में स्थित इन स्थलों में, यानी कि 167 देशों की सूची में सर्वाधिक स्थल कौन सा देश का है? तो सर्वाधिक स्थल इटली का है। किसका है? तो इटली का। तो इटली में कुल स्थलों की संख्या कितनी है? तो 58। कितनी है? 58। इटली में ये सर्वाधिक स्थल शामिल है। कितने हैं? तो 58। और चीन, चीन का कितना है? चाइना का 56। और भारतीय स्थलों की कुल संख्या कितनी है? 40। भारतीय स्थलों की संख्या कितने हैं? 40। ये सूची में शामिल है। इतने स्थल इसकी सूची में शामिल हैं। एक जो क्वेश्चन आपको दिए ऊपर में, उसका आप लोग आंसर कमेंट बताइएगा। उसके बाद हम उसका जवाब हम कमेंट के माध्यम से बताएंगे। पहले आप लोग बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे और मेरी मेहनत अच्छी लगी तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।